नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है नयन जैन। इन्होंने अभी हाल ही में जो आरबीआई असिस्टेंट आया था लास्ट टाइम नोटिफिकेशन, उसका एग्जाम क्लियर किया है। और नयन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। Thank you, sir. Thank you, sir. It's a pleasure to represent myself on your platform. नयन, अपन इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी, पढ़ाई कैसे हुई और फिर आरबीआई में आना आपका कैसे हुआ। So first of all, my name is Nayan Jain, and I belong from Sagar, Madhya Pradesh. And I have been in schooling from Kendriya Vidyalaya Dhana. ओके। 10th and 12th मेरी वहीं से हुई है. Then graduation Dr. Hari Singh Gaur University से. And after that, I started preparation for banking and SSC. हम्म। And during my preparation, I came to know that there is an exam for RBI assistant. So I was preparing for banking also. So I thought it is a good exam to give, and this was my first attempt itself. And हम्म। luckily, I cleared it. In 10th and 12th, my marks were very good. So that is my information. ओके। नयन, थोड़ा सा ये समझाइए कि आरबीआई की तैयारी के पहले आपने बैंकिंग के और एग्जाम की भी तैयारी करी थी या गवर्नमेंट एग्जाम के जो दूसरे एग्जाम थे उनकी भी तैयारी करी थी या केवल आरबीआई की तैयारी करी थी। Initially, I started for SSC, and uh, because SSC का process was very tedious. उस समय पे हम्म। मतलब 2020-21 के टाइम पे 2-2 3-3 साल एसएससी लेता था. तो आई थॉट कि बैंकिंग प्रिपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस अभी तक बैंकिंग की रही है. आई हम्म। स्टार्टेड ड्यूरिंग कोरोना, ड्यूरिंग कोविड. तो उस समय पे मैंने दिए हैं आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, हम्म। एंड आफ्टर दैट आईपीएस असिस्टेंट. हम्म। तो ये पहला ही एग्जाम था जो आपका क्लियर हुआ था, आरबीआई असिस्टेंट या आरबीआई का कोई एग्जाम, मतलब इसके पहले आपका आईबीपीएस वगैरह नहीं हुआ था। आईपीएस पीओ मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, फिर फाइनल ओके लिस्ट में मेरा नाम नहीं था. ओके ओके ओके। और ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि जिनका आईबीपीएस नहीं निकल पाया वो आरबीआई असिस्टेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यस. और हर एग्जाम की अपनी अलग तैयारी होती है, वो अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। नयन, आप सबसे पहले शेयर करिए कि आपने कोचिंग कैसे ली थी, मतलब ऑफलाइन ली थी या ऑनलाइन ली थी, और ली थी तो कहाँ से ली थी। एक्चुअली ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है. हम्म। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो तभी मैंने मैथ्स, रीजनिंग और अपने जीके के हम्म। लिए कोचिंग ली थी ऑफलाइन उस समय पे, क्योंकि मैं कॉलेज में था. तो हम्म। वहीं पे मेरे होम टाउन में ही लोकल कोचिंग ली थी. फिर मैंने, जैसे कोविड आया, फिर उसको प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब, मतलब ऑफलाइन कोचिंग के बाद यूट्यूब वाज द मेन प्रिपरेशन सोर्स. हम्म। तो ऑफलाइन में आपने किसी कोई नाम बता सकते हैं किस कोचिंग पे गए थे आप। ऑफलाइन आशुतोष सर करके थे, जो जीके पढ़ाते थे. और अनिल सर करके थे जो मैथ्स पढ़ाते थे, जो लोकल टीचर्स ही थे. हम्म। सागर अकेले की मतलब उसमें पढ़ाते थे. हम्म। बट बिकॉज ऑफ दैट माई बेसिक्स वर अ बिट स्ट्रॉन्ग फॉर दैट. हम्म। क्योंकि मैं 12th से निकला था, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे का बेसिक नहीं था. हम्म। ऑल्दो आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड इन 12th, हम्म। फिर हम्म। भी लेकिन वो कंपटीशन वाला जो है, वो वहीं से हुआ था. फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट, मैंने जो भी लूप होल्स थे या जो भी कमी रह गई थी, वो मैंने फिर यूट्यूब से कवर की. प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब यूट्यूब से की, हम्म। और बाकी एप्स वगैरह से. यूट्यूब पे आप बता सकते हैं आपने किन चैनल्स की मदद ली या कौन से कोचिंग टीचर से आपने पढ़ाई करी। कोविड में अड्डा 247 पे हम्म। रीजनिंग के लिए तो सबसे पहले सौरभ सर करके हैं. उनकी एक हम्म। प्लेलिस्ट है, 60-70 वीडियोस आई थिंक उसमें होंगी, 1-1 घंटे की हैं. वो बेसिक्स के लिए, मतलब मैं समझता हूँ रीजनिंग का बेसिक्स बैंकिंग पैटर्न का बेस्ट सोर्स है उसके लिए. फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे. और उसके बाद फिर बहुत सारे हैं, वैसे तो स्टडीफाइड पे भी रीजनिंग के लिए है. बट मैंने बेसिक उसे करके देन आई डायरेक्टली प्रैक्टिस फ्रॉम हम्म। एप्स, मॉक टेस्ट वगैरह से. हम्म। एंड
नोट्स मैंने बनाए थे रीजनिंग के, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स विच आर टू बी रिमेम्बर्ड फॉर लेटर, रिवीजन के लिए जरूरी है। तो फिर मैंने उनको नोट्स बनाए थे। फॉर मैथ्स वैसे तो मेरे कॉन्सेप्ट ठीक थे, मतलब उसके बाद फिर मैंने अड्डा 247 पे जीरो टू हीरो करके एक वो थी, शांतनु शुक्ला सर, हम्म। उनकी भी कोविड के टाइम पे वो प्ले लिस्ट आई थी। उनकी भी इतनी 60-70 वीडियोस के आसपास है। तो हम्म। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए वो मैंने मतलब उनको प्रेफर किया था। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तो या तो किसी टीचर को हम फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। और मैंने हालांकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया। प्रैक्टिस मैंने जनरली ऐप वगैरह से ही की है। सेक्शनल टेस्ट हैं और अपने मॉक टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, इनसे ही किए मैंने। मॉक टेस्ट के क्या सोर्सेज थे, मतलब मॉक टेस्ट आपने कहाँ से स्टार्ट करे थे देना? मॉक टेस्ट के लिए पहला तो टेक्स्ट बुक जो है, हम्म। चैप्टर टेस्ट सबसे फर्स्ट थिंग, कि कोई अगर शुरू कर रहा है, जैसे बिगनर है, कोई हम्म। चैप्टर पढ़ा है, तो उसके बाद सबसे पहले चैप्टर टेस्ट से जाके प्रैक्टिस कर ली। 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जितने भी अवेलेबल हैं, उसके लिए टेक्स्ट बुक मुझे सबसे बेस्ट लगा। अब जैसे कोई बिल्कुल ही बिगनर है, तो जैसे आरआरबी क्लर्क से शुरू कर सकता है प्रीलिम्स से। उसके हम्म। बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, हम्म। तो उससे प्रैक्टिस करी। फिर उसके सेक्शनल्स होते हैं, हम्म। 40-50 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब लगे कि हाँ अब फ्लो में है थोड़े से, तो वो मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हैं। फिर बहुत हम्म। सारे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई टेक्स्ट बुक अकेले भी पकड़ ले जैसे प्रैक्टिस के लिए, तो हम्म। आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी पीओ क्लर्क है, आरआरबी पीओ प्री है। उसके बाद हम्म। फिर आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, आरबी असिस्टेंट है। तो हम्म। इनके भी चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट भी लगा दे तो बहुत अच्छी रिदम में आ सकते हैं। हम्म। मॉक टेस्ट में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? जैसे बच्चे कई बार क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन स्कोर नहीं बनता है तो वो अपनी गलतियों पे ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज करी थी? सबसे पहले तो मॉक टेस्ट तब तक नहीं लगाना चाहिए जब तक बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, हम्म। क्योंकि हो सकता है कि मॉक टेस्ट आपको डिमोटिवेट कर दे कि हम्म। बेसिक्स नहीं है या कॉन्सेप्ट नहीं पता है और हम मॉक टेस्ट पे चले गए। तो पहले तो बेसिक्स, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम सेक्शनल ये सब लगाते हैं, तो वो थोड़े से फ्लो बन जाता है कि टाइमिंग को देख के हमको फिर वो घबराहट नहीं होती क्वेश्चन को लगाने में। और जब मॉक टेस्ट लगाते हैं और अगर स्कूल बिगड़ता भी है, तो मॉक टेस्ट हम लगा ही इसी रहे कि हमको पता चल जाए कि कहाँ हमारी कमी है, हम्म। कि एक्चुअल एग्जाम में हमसे ये गलती ना हो जो अभी हुई है। तो उसका एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है। एप्स वगैरह पे अच्छे से बताते हैं कि कहाँ क्या सुधार करना चाहिए, कहाँ अपन से गलती हुई, तो ये सब चीजें एनालिसिस से आ जाती हैं। हम्म। इसके बाद जैसे हम आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट में एक तो सीट्स कम आती है, तो आपने कौन से रीजन से क्लियर किया था? एक्चुअली इस बार तो हाफ हो गई थी सीट, मतलब पिछले साल 900 हम्म। निकल रही थी, इस बार 450 सीट्स थी। हम्म। तो मैं जिनको पहले सोच रहा था कि इन ऑफिसर्स भरूंगा, तो वहां हम्म। पर सीट्स लगभग उतनी ही थी। तो फिर मैंने हम्म। सोचा मैं भोपाल सबसे पास है तो भोपाल से ही पर भरता हूँ, अगर होना होगा तो यहीं से हो जाएगा, हम्म। वरना फिर देखते हैं। तो ये जो इसका प्रीलिम्स होता है, मतलब काफी लोग ये बोलते हैं कि प्रीलिम्स निकालना बहुत बड़ी चीज है, मेन से भी ज्यादा डिफिकल्ट प्रीलिम्स रहता है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है उसकी, मेरे ख्याल से। हाँ ये तो है सर। निकालना कठिन तो मतलब अगर पैटर्न देखें तो प्रीलिम से तो इजी ही रहेगा, हम्म। बट इसको निकालना वाकई में मतलब एक चैलेंजिंग टास्क तो है। हम्म। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एसबीआई पीओ निकाल लेते हैं, लेकिन आरबीआई का प्री भी नहीं निकलता उनका। वही नहीं निकलता। इस चीज के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से सेट करनी पड़ती है कि वहां पे स्पीड, एक्यूरेसी, क्योंकि है कि लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, हम्म। लेकिन उसमें उस गिवन टाइम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी रखना, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस और टाइम से आता है। प्रीलिम्स में आप अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो लगभग कितने हाँ थे? मैं लाया था। प्रीलिम्स में मेरे 94.75 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, ओके। जिसमें इंग्लिश में मेरे 30 में से 30 थे, हम्म। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 में से 35 थे, एंड हम्म। रीजनिंग में मेरे
35 में से 29.75 थे, तो ऐसे ओके। करके 94.75 थे। इंग्लिश में आपके फुल मार्क्स आए, तो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में चाहूंगा कि आप अलग से हाँ, शेयर करेंगे, इंग्लिश आपने कैसे अपनी अच्छी करी? एक्चुअली मैं शुरुआत से एसएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मेरी हम्म। ग्रामर थोड़ी बेकअप थोड़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि मैंने एसएससी के हिसाब से पढ़ा हुआ था। तो उसके हम्म। लिए मैं कहूंगा कि जैसे ग्रामर, कई लोग बोलते हैं कि बैंकिंग में ग्रामर नहीं पढ़ना चाहिए या ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या, जो क्वेश्चंस आते हैं हम्म। कई बार वो बिना ग्रामर के या आपकी बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं हो सकते। तो बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स तो जरूरी है, तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि नीतू सिंह मैम करके है, उनकी एक बुक आती है ग्रामर के लिए, वो बेस्ट मुझे लगती है। छोटी सी बुक है, तो उसमें बाइलिंगुअल में दिया रहता है और हम्म। क्वेश्चंस भी साथ में रहते हैं पीछे। तो एक बार उस बुक को पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं, तो क्वेश्चन को टैकल करने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी डेवलप होती है उसमें। हम्म। सेकंड, बुकैब जो है, क्योंकि मैं एसएससी का था तो बुकैब पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा था। हम्म। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर बैंकिंग में जब क्वेश्चन लगाए तो देखा कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इंग्लिश पे थोड़ा फोकस ज्यादा रहता है, मतलब जो अपन डे टू डे लाइफ में यूज होती है। लाइक हम्म। वर्ड्स के मीनिंग यूज पूछ लेते हैं, जैसे वर्ड यूजेस है, तो हो सकता है कि अपन को किसी एक वर्ड का एक ही मीनिंग पता है, लेकिन वहां पर वो तीन मीनिंग पूछ लेते हैं। तो वो उसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि पहले तो वोकैब पता होना चाहिए, उसके बाद उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बट मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा न्यूज़पेपर को। बट 15-20 मिनट एक आर्टिकल या कुछ भी ऐसा शुरुआत के लिए कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। कई बार हम सोचते हैं कि अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा, बट थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर होता है तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो हम्म। वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टेक्स्ट बुक पे भी, ऑल अबाउट पे भी, कई जगह पे फ्री प्रैक्टिस में भी, या बुक से भी कर सकते हैं। इसमें तो अड्डा की बुक हम्म। आती है, हालांकि मैंने तो ऐप से ही की थी। इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स, देन प्रैक्टिस। हम्म। आरबीआई असिस्टेंट में मैंने एक चीज देखी कि आपके पास जो गलती का मार्जिन रहता है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई है। जैसे आपने बताया, इंग्लिश में भी हल्का सा एक क्वेश्चन भी अगर किसी का बिगड़ता है तो पूरा पेपर आपका बिगाड़ सकता है, और ओवरऑल कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो ये डर तो मन के अंदर बना ही रहता है कहीं ना कहीं। सबसे मेन चीज ये आपने बताया, हाँ, जैसे एसबीआई पीओ लोग निकाल लेते हैं, लेकिन आरबीआई इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि स्पीड का बहुत ज्यादा खेल है। एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों चीज आपकी बैठनी चाहिए। तो आपने ये इम्प्रूवमेंट यस कैसे यस। लेके आया आप अपने अंदर? एक्चुअली क्योंकि मैं आरबीआई की काफी, मतलब 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन वो क्या नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। तो फिर हम्म। बीच बीच में थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने उसको थोड़ा सा डिले करके अपने दूसरे एग्जाम पे फोकस किया। लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आया, तो हम्म। क्योंकि मैं पहले मॉक वगैरह लगा चुका था, तो पैटर्न मुझे पता था, और ये भी हम्म। पता था कि प्रीलिम्स में किस लेवल क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मैंने शुरुआत आरआरबी क्लर्क 3 से की। तो क्या हम्म। मुझे लगा कि अगर बेसिक्स में अगर कोई कमी है तो वहां से पता चल जाए, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चंस वहीं आते हैं। हम्म। तो टेस्ट बुक पे भी और ऑल बोर्ड पे भी प्री के लगभग 25-25 मॉक टेस्ट डले हुए हैं, जिसमें हर मॉक टेस्ट में लगभग 80 क्वेश्चन होते हैं, 40 रीजनिंग, 40 मैथ्स के। और वो मुझे लगता है बैंकिंग में सबसे इजी क्वेश्चन वही होते हैं। तो हम्म। सबसे पहले तो मैंने उनको, मतलब 10 या 15 दिन में, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट, कभी एक मॉक टेस्ट से करके उनको लगा के खत्म किया पहले। तो उससे पता चला कि हाँ, मतलब बेसिक्स तो ठीक है। ज्यादा गलती नहीं, 80 में से कभी 80 भी आ जाते थे, कभी 70+, कभी 75+। तो लगता था कि हाँ, अब मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फिर उसके बाद मैंने आईबीपीएस क्लर्क के लगाए, ऑल बोर्ड पे भी लगाए थे, 20-22 मॉक टेस्ट थे। और फिर इस पे टेक्स्ट बुक पे भी लगाए थे। हम्म। उसके बाद क्योंकि आर्मी स्टैंड के बहुत कम मॉक्स थे, 20 मॉक्स थे मेरे हिसाब से ऑल बोर्ड पे, और टेक्स्ट बुक पे भी कम ही थे। तो मुझे लगा कि एग्जाम में तो वैसे 2-2.5 महीने हैं, तो अभी से लगाएंगे तो खत्म ही हो जाएंगे मॉक टेस्ट। तो पहले मैंने इनको लगाया, आईबीपीएस क्लर्क लगाए मैंने। फिर उसका लाइव, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद लाइव मॉक टेस्ट भी आने लगते हैं। ऑल बोर्ड ने आईबीपीएस क्लर्क के और इसके हार्वेस्ट के इनके लाइव मॉक्स दिए हैं कई सारे। तो वीकेंड्स पे मैं वो लगाता था। ऐसा ऐसे करके फिर मैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हार्वेस्ट का एक्चुअल जो मॉक टेस्ट होता था वो लगाया। फिर लास्ट में तो फिर उसी के लगाता था मैं। हम्म। हालांकि मैंने और सोर्स भी फॉलो किए हैं, जैसे रगाडे सर का एक वो आता है एग्जाम भी करके, उस पे हम्म। भी मैंने दिए हैं, बट उनका लेवल मुझे एग्जाम रिलेवेंट नहीं लगा, क्योंकि मेरे एक बार उसमें 65 कुछ आए थे मार्क्स। हम्म। वैसे तो मैं, मतलब मुझे लगा कि क्योंकि इसमें कई बार मेरे 90+, 95+ भी आ चुके हैं मॉक्स में, और फिर मुझे हम्म। इतने कम आए वहां पर।
तो मुझे लगा कि इररिलेवेंट मार्क्स लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो हम्म मतलब मेंस लेवल के डाल दिए थे उन्होंने वो प्रीलिम्स हम्म में। मैंने 2-3 मॉक दिए, मेरे 70 से ऊपर शायद शायद ही किसी में आए उनके उसमें। तो फिर हम्म मैंने कहा ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम्म। फिर मैं इन दोनों पे स्टिक रहा, ऑल बोर्ड और टेक्स्ट बुक पे, मैं समझ गया रीजनिंग के आपके कहने लिए। का मतलब। जैसे अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट की अलग से तैयारी करनी है, तो फिर अगर कोई बंदा ये सोचेगा कि मैं एसबीआई पीओ के लेवल की तैयारी करूं और फिर आरबीआई असिस्टेंट निकल निकाल लूं, क्योंकि दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके से काम करती है। इसके अंदर स्पीड का ज्यादा रोल रहता है, उसमें स्पीड का रोल कम हाँ। रहता है। तो हमें वही मॉक लगाने जिसके अंदर लेवल इजी हो, जिससे अपनी स्पीड इंप्रूव हो सके। यस। वो क्या है कि स्ट्रेटजी थोड़ा सा डिफर करती है इसमें। हालांकि हम्म प्रिपरेशन काम में आती है, कोई एसपीपीओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ऐसा है कि बेसिक्स नहीं करने हैं, उसको हम्म मतलब बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सोचे कि मैं तो करके बैठा हूँ तो अब सीधे जाके एग्जाम ही देना है। तो हम्म वो नहीं हो पाता है फिर कई बार। हम्म। प्रीलिम्स के बाद अपन मेंस पे आते हैं। तो मेंस के अंदर जहां तक मुझे ध्यान है, दो सब्जेक्ट इसमें एडिशनल ऐड होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज का ऐड हो जाता है, और दूसरा आपका हाँ हाँ। जनरल अवेयरनेस जी ए। ऐड हो जाता है। बाकी रीजनिंग एप्टी इंग्लिश वही रहता है। हाँ। पहले रीजनिंग एप्टी इंग्लिश की बात करते हैं। क्या लेवल में कुछ फर्क आता है प्रीलिम्स से मेंस में? एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा एक दोस्त था, तो उसने आर्मी स्टैंड निकाला था नागपुर से। हम्म तो उसने मुझे काफी गाइड किया इस चीज में कि क्या लेवल रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। क्योंकि मुझे मेंस का काफी डर था, मुझे मुझे इतना लग नहीं रहा था कि मैं मतलब इतना अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो एक रीजन ये भी था भोपाल से बनने का कि जनरली भोपाल की जो कट ऑफ होती है वो कम ही रहती है, मतलब मेंस में। प्री में प्लेस ज्यादा रहती है, मेंस में कंपेरेटिवली थोड़ी कम रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो भोपाल से बढ़ते हैं। तो उसमें क्या था कि मैथ रीजनिंग में इस साल जो है वो ऑलमोस्ट प्री लेवल ही था। इस बार का जो प्री में मैथ जो था वो काफी अच्छा था, मतलब सिर्फ कई शिफ्ट में हुआ था, तो मेरी शिफ्ट में जो एग्जाम था तो वो बहुत अच्छा पेपर था। मतलब कई क्वेश्चन तो मतलब काफी अच्छे थे। तो मतलब मुझे लगा कि मैंने शायद 33 किए थे, वो तो नॉन वेज में 35 हो गए। हम्म तो ये मुझे उसका भी फायदा मिल गया, क्योंकि वो काफी टफ था। तो मैंने देखा था एनालिसिस, तो बता रहे थे कि मेरे शिफ्ट में लोग 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे थे हम्म हम्म मैथ्स में। मतलब हम्म अच्छा लेवल था उसका। तो वो भी एक हम्म एज रहा, और उसी की प्रिपरेशन पर मुझे मेंस में काम में आई। तो मैथ्स और रीजनिंग में मैं कहूंगा रीजनिंग थोड़ी सी लेवल बढ़ता है, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स में भी थोड़े कम ही थे रीजनिंग में। और मेंस में भी मेरे सबसे सेकंड सबसे कम मेरे रीजनिंग में ही है। तो हम्म उसके लिए अब मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि मैंने जितने मॉक्स लगाए इतना अच्छा लेवल रखते हैं मॉक्स का कि मतलब क्या बोले, क्लर्क मेंस भी के भी ऊपर पहुंच जाते हैं। आरबी हम्म मेंस में मॉक टेस्ट में सारे मॉक टेस्ट, तो वहां से सीख पाना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि लेवल क्या रहेगा। हम्म। आ, आप अपने इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताइए, क्या रहती है मेंस में? मतलब इंग्लिश का भी लेवल वही रहता है? इंग्लिश में लेवल थोड़ा तो चेंज होता है, लाइक हम्म वर्ड्स थोड़े से अच्छे पूछने लगते हैं। कॉम्प्रहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्रहेंशन है। पिछली बार भी कॉम्प्रहेंशन लोगों को परेशान किया था, इस बार भी। तो मैंने थोड़ा कॉम्प्रहेंशन की ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन की थी। कई मैंने शायद एसबीआई क्लर्क मेंस के भी कुछ सॉल्व किए थे उसमें, कि ऐसा ना हो कि कोई अगर बड़ा पैसे जाए कुछ है तो कैसे टैकल करना है। बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, 40 क्वेश्चन में आते हैं। तो हम्म एक पैसे जोड़ देते हैं, बाकी 2-3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ देते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और मैं हम्म ये भी कहूंगा कि प्रीलिम्स और मेंस ऐसा मतलब डिफरेंशिएट करके ना चलें कि हम्म प्रीलिम्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है। हम्म मैंने शुरू से ही यही रखा था कि एक ही है वो। बस हम्म मॉक टेस्ट अलग अलग लगाए, लेकिन जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन थी वो मैंने एक एग्जाम के हिसाब से रखी, ना प्रीलिम्स ना मेंस, ऐसा नहीं। तो हम्म उसमें मुझे काफी हेल्प हुई। बाकी मेंस में थोड़ा प्रैक्टिस जरूरत है, और इंग्लिश पे पकड़ तो चाहिए, क्योंकि मैं मेरे दोस्त ने भी यही बोला था कि इंग्लिश और कंप्यूटर मेंस में अगर आपको मतलब एग्जाम निकालना है तो इंग्लिश और कंप्यूटर में आपको 35+ चाहिए हम्म। 40 में से। तो ही तो हो पाएगा, वरना फिर वो बॉर्डर पे होता है तो वो दिक्कत हो जाती है फिर। दो सब्जेक्ट जो अलग से मेंस में आते हैं, उनमें एक कंप्यूटर रहता है और एक आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट रहता है। आरबीआई की जीए को लेके
बहुत घबराहट रहती है लोगों के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों की कि जीए की वजह से पूरा का पूरा एग्जाम बिगड़ जाता है लोगों का। मैंने ऐसा देखा है कि कट ऑफ मान लो जितनी गई है उससे 20-20 नंबर ओवरऑल ज्यादा आते हैं, लेकिन जीए में लोग रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आरबीआई जीए बहुत डीप पूछता है। तो जीए में आपके टाइम पे क्या लेवल था, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, और आपने तैयारी कैसे करी थी जीए की? जीए के लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि हम्म। पिछली बार भी जीए बहुत अच्छी पूछी थी। इस बार तो क्या बोलना चाहिए, इस बार तो शायद मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी पूछ ली उन्होंने। उसका दिखा भी, पर मुझे इफेक्ट एक्चुअली हुआ क्या कि एग्जाम जब मैं दे के निकला तो बहुत टफ क्वेश्चन था, या पेपर अच्छा खासा टफ था, तो मैं शायद 15-16 ही क्वेश्चन कर पाया 40 में से। हम्म। और घर जाके जब मिलाया मैंने, तो मुझे 2-3 क्वेश्चन गलत भी पकड़ लिए कि यार गलत हो गए हैं। हम्म। तो मुझे उस बात से लगा कि अब तो शायद नहीं होगा, क्योंकि हर साल पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ जो है हर सब्जेक्ट की 14 रहती है। तो मैंने कहा अब तो 14 से नीचे हो गए हैं, तो अब तो शायद ही कोई चांस हो, क्योंकि कभी चेंज नहीं हुई सेक्शन, तो अब क्यों चेंज होगी। हम्म। तो मैंने शायद उम्मीद छोड़ दी थी उस समय मेंस के बाद। मैंने कहा अब तो 14 से कम हो गया, अब तो कोई चांस है नहीं। फिर हम्म। लेकिन बाद में जब मार्क्स आए तो देखा तो बाकी सारे सेक्शंस की कट ऑफ तो 14 ही थी, लेकिन ओ। जो जीए है उसकी सेक्शन 6 हो गई। ओ। मतलब आधे से भी कम हो गई 14 से हम्म। घट के। हम्म। और मेरे मार्क्स 12.5 थे। तो हम्म। फिर मुझे लगा कि नहीं, पेपर वाकई में टफ था। हम्म। और एक गलती मुझसे हुई जीए में। वो हुआ कि 31 दिसंबर को मेरा मेंस था। हम्म। तो मैंने नवंबर तक तो अच्छे से करंट अफेयर्स कर लिए थे, डीप में किए थे मैंने 3-4 महीने के। हम्म। लेकिन मैंने गलती की कि दिसंबर के मैंने बहुत अच्छे से नहीं किए, या डीप में नहीं पढ़े। हम्म। और उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस केवल दिसंबर से ही पूछ लिए। ओके। और उसमें जैसे 31 को पेपर था, उसमें 25 दिसंबर तक के क्वेश्चन थे। ओ। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मतलब जिस मंथ में एग्जाम है उस मंथ के भी अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं। हम्म। एटलीस्ट लास्ट वीक तक का तो पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि हम्म। कोई भरोसा नहीं रहता कि मेरे जैसे अगर मैं दिसंबर के अच्छे से पढ़ गया होता तो आराम से मेरे 5-6 मार्क्स तो मिनिमम बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि वो हम्म। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। लेकिन मैंने क्योंकि पढ़े नहीं थे, तो मैं फिर उसमें रिस्क नहीं लिया मैंने कि गलत हो जाएंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग का। जनरल अवेयरनेस के सोर्सेज क्या थे, आपने कहाँ से करी थी पढ़ाई? स्टैटिक के लिए तो वो गाइडली के बंडल कोर्स तो नहीं, पीडीएफ्स आती हैं, फ्रीली हम्म। अवेलेबल है वेबसाइट्स पे हम्म। भी, एप्स पे भी। हम्म। तो स्टैटिक के लिए तो मुझे वही सबसे सही लगे, उसमें मतलब इनफ हो जाता है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 में से 25 से भी ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम 4 मंथ्स इनफ है। जिस हम्म। भी मंथ में एग्जाम है उससे पिछले 4 या 5 महीने तक के इनफ है। उसके लिए अब सोर्स से डिपेंड करते हैं। अब जैसे मैंने शुरुआत में 15-20 दिन मैंने अपेयर क्लाउड की एक पीडीएफ थी, सिक्स हम्म। मंथली, तो वो मैंने फॉलो की। लेकिन फिर मैंने देखा, जब मैंने क्वेश्चंस लगाए तो मुझे नहीं लगा कि उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हम्म। यहाँ पढ़ते तो जाता था लेकिन वहां भूल जाता था। तो हम्म। फिर मैंने क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ना शुरू किया। प्रैक्टिस मॉक पे फ्री क्विज करके एक सेक्शन है उनकी ऐप पे। तो हम्म। उसमें हर वीक के ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस वो डालते हैं करंट अफेयर्स के, हर वीक के। ऐसे करके लगभग 400 क्वेश्चंस पर मंथ हो जाते हैं। तो हम्म। मैंने उन्हीं को फॉलो किया, मैंने क्वेश्चंस के थ्रू लगा और उसके स्क्रीनशॉट खींच के गूगल फोटोज पे जाके उनको अलग अलग ऐसे स्टेटमेंट से रिलेटेड, अवार्ड से, नेशनल बैंकिंग, आरबीआई न्यूज, ऐसे करके अलग अलग से वो बना दिए फोल्डर। तो उनके स्क्रीनशॉट लेके मैं तो फोल्डर में डाल दिया करता था, और फिर उनको समय समय पर रिवाइज करता था। तो मेनली मुझे प्रैक्टिस के हिसाब से ही सही लगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ते हैं, और उसमें क्या है कि डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से देते हैं प्रैक्टिस मॉक, नीचे जो है स्टैटिक का हो और या उससे रिलेटेड हो, तो उसमें डिस्क्रिप्शन भी रहता है, तो वो चीजें लंबे समय के लिए बनी रहती हैं। तो हम्म। ये, और बाकी फिर पीडीएफ वगैरह तो कई लोगों को सूटेबल लगती है, तो वो प्रेफर कर सकते हैं फिर। हम्म। अ, तो मतलब मैं जहां तक समझ सकता हूँ, सेफर साइड के लिए लास्ट 6 मंथ तक का जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि, हाँ, मैक्सिमम हम्म। इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ एग्जाम। इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ एग्जाम। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज वाला पोर्शन आता है। तो
काफी सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड होता है, उनको थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे उसकी प्रिपरेशन करी थी। अब एक्चुअली मैंने 12th क्लास में जैसे C++ मेरी थी, ओके। तो एक्चुअली मैं कंप्यूटर से था, लेकिन हम्म उसका मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट इसमें मिला। क्योंकि हम्म। हमको जो पढ़ाया जाता है, यहाँ जो पूछा जाता है, वो अंतर रहता है। हम्म यहाँ पर वो आपके फैक्चुअल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जिसका कंप्यूटर का बैकग्राउंड है या साइंस का हम्म बैकग्राउंड है तो उसको हम्म बहुत ज्यादा एज तो है, क्योंकि कई हम्म क्वेश्चंस अंडरस्टैंड भी आते हैं तो वो, लेकिन बहुत ज्यादा एज नहीं है। उसके लिए हम्म प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी। हम्म तो मैंने शुरुआत में अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक आती है, उसको पढ़ा। फिर लेकिन मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा कवरेज सही नहीं है, मतलब पूरा इन डेप्थ नॉलेज जो है वो नहीं, ऊपर ऊपर का था उसमें। तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे अरोड़ा सर करके है यूट्यूब पे, उनकी प्लेलिस्ट मिली, शायद 80 क्वेश्चंस, 80 वीडियोस के आसपास उनके डले हुए हैं चैप्टर वाइज। तो उनसे फिर मैंने पर डे एक, दो दो वीडियो करके नोट्स बनाने शुरू किए, हम्म समझ के। और नोट्स मैंने इसलिए बनाए क्योंकि कंप्यूटर है, अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है एक हफ्ते बाद वो चीज, वो फैक्ट याद ना रहे या हम्म कंफ्यूजन हो जाए। तो मैंने उसको एक नोट्स बनाते गया और अपडेट करते गया, कोई नया क्वेश्चन मिला तो वहीं उसको ऐड कर लिया। ऐसे हम्म करते करते मैंने उनसे सारी 80 वीडियोस देखी उनकी। और फिर उन्होंने शायद 1 साल या 2 साल पहले की जो आरबी असिस्टेंट का मेंस हुआ था, उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई 10-12 वीडियोस की, क्वेश्चंस की। तो उसको भी मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इनके पढ़ने के बाद वो सारे क्वेश्चन मुझसे बन रहे थे। तो फिर मैंने बस वही फॉलो किया, उसमें रिवीजन करते गया और मॉक टेस्ट लगाता था तो उसमें हो जाता था। और अड्डा पे क्विजेस करके आती हैं, फ्री क्विजेस, हम्म 10-10 क्वेश्चंस की। तो उसमें फिल्टर लगा के कंप्यूटर का सर्च करके, कंप्यूटर्स की एक या दो, मतलब ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस पर डे ऐसे सॉल्व करता था। तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे मिलते थे जो नए हैं, या कई क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़े हुए हैं लेकिन गलत हो रहे हैं। तो हम्म उसमें क्योंकि कंप्यूटर में मैंने देखा है कि सिली मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हम्म मतलब मैं कई बार 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करता था, लेकिन हो सकता था 25 या 30 मार्क्स से आते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी क्वेश्चन को समझने में गलती की, या ऑप्शंस अच्छे से नहीं पढ़े, तो वो गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो उसके लिए हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के मार्क्स आप शेयर कर सकते हैं अपने, कितने थे? हाँ, आई स्कोर्ड 137.5 आउट ऑफ 200, और ओके। मेरी रैंक 1 है भोपाल, छत्तीसगढ़ रीजन से। अच्छा, आपकी रैंक 1 है? ओके, रैंक 1 है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब ये मतलब हमारे साथ हमने एक पल्लवी जैन का इंटरव्यू लिया था, जो आरबीआई में ग्रेड बी सेलेक्ट हुई थी। तो जिस वक्त हमने उनका हाँ हाँ इंटरव्यू हाँ। लिया, उस वक्त तक पता नहीं था कि इनका AIR 1 रैंक है जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी ग्रेड बी थी उस वक्त। तो आज अच्छा, आपके साथ ग्रेट। बड़ी खुशी हुई हमको कि आपका रैंक 1 है अपने रीजन थैंक के यू अंदर। सर। भोपाल और छत्तीसगढ़ में रैंक 1 है आपका? यहाँ पर रायपुर और भोपाल ऑफिस के साथ में निकलता है रिक्रूटमेंट, ओके क्योंकि ओके रायपुर छोटा ऑफिस है तो वो एक साथ रिक्रूटमेंट होता है इनका। ओके ओके ओके। मार्क्स आप बता रहे थे, मार्क्स। हाँ हाँ, मैं सेक्शन बता रहा था कि 137.5 में से रीजनिंग में मेरे 22.25 है। हम्म शायद मुझे, मतलब मैं उम्मीद नहीं थी कितने काम आएंगे, वो पेपर थोड़ा सा अच्छा था रीजनिंग का। हम्म इंग्लिश में मेरे 36.5 है। हम्म मैथ्स में 31 है। हम्म जीए में 12.5 है। और हम्म। कंप्यूटर में 35.25। ओके। नयन, जैसे मेंस निकल जाता है उसके बाद आरबीआई के अंदर, जैसे आप तो हिंदी स्टेट से ही थे और आपने उसी रीजन से अप्लाई किया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि एलपीटी इनका थोड़ा सा डरावना रहता है, लोग एलपीटी में अटका देते हैं लोगों को ये, भले ही आपको वो हाँ लैंग्वेज हाँ हाँ। आती भी हो। तो आप अपना एलपीटी का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्या पूछा जाता है वहां पे बेसिकली, क्योंकि इतनी ज्यादा तो आपने तैयारी अलग से करी एक्चुअली, नहीं होगी। तो क्या हाँ पूछा हाँ, जाता है? भोपाल में तो, भोपाल, जयपुर, दिल्ली, नागपुर में हिंदी ही है। तो हम्म मैंने पिछले एक दो लोगों से जो जान, मतलब पहचान में थे, जो कभी दे के आए एलपीटी, या उनको थोड़ी नॉलेज थी, यूट्यूब पे भी एक दो लोगों ने बताया है कई बार। तो मुझे पता था कि भोपाल में बहुत टफ है सब, क्योंकि एक बार यहाँ पे कोर्ट केस हो चुका है इसको लेके। तो उसके हम्म बाद फिर ने से ये स्ट्रेटेजी की कि मतलब इस तरीके का पेपर रखें कि मतलब ऑलमोस्ट कोई फेल ना हो। मतलब वो खुद हम्म से अगर फेल नहीं होना चाहता तो वो नहीं होगा, हम्म ऐसा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पैसेज पूछ लेते हैं, हम्म 10th क्लास का है, कहीं हम्म से एडिटोरियल का उठा के। और उसमें से 5 क्वेश्चंस रख देते हैं। उस 5 क्वेश्चंस में
उसी पैसेज में से ढूंढ के आंसर लिख देने होते हैं, बस ये सिंपल हम्म सा ऐसा। हालांकि पर मैंने यहीं पे एक दोस्त से मैंने दिल्ली ऑफिस का सुना था कि दिल्ली ऑफिस में हिंदी होने के बावजूद काफी अच्छा पेपर पूछा था। उन्होंने पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे और लोकोक्तियां तक पूछ ली थी उन्होंने वहां पे। तो हम्म वो ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। भोपाल ऑफिस में तो मुझे लगता है कि अभी तक सबसे इजी हिंदी में सबसे इजी यही होता है। हम्म और कोई फेल भी जनरली पिछले 3 साल से तो मैंने नहीं देखा फेल होती हुई किसी को। हम्म। तो ये पेन पेपर मोड पे लेते हैं या ऑनलाइन मोड पे लेते हैं? एलपीटी किस तरीके से लेते हैं? सिंपल पेन पेपर होता है सर, एक पेपर देते हैं हम्म A4 साइज जिसमें क्वेश्चंस रहता है, और एक आंसर शीट दे देते हैं 2 पेज की। उसमें हम्म वो सब लिख के देना होता है। और कितनी देर का रहता है? वैसे तो 30 मिनट्स का होता है, बट थोड़ा बहुत चल जाता है, 5-10 मिनट ओके। कर देते हैं, मतलब एडजस्ट कर देते हैं, हो जाता है। 30 मिनट इनफ होते हैं उसको लिखने के लिए। हम्म। तो ये केवल आपसे पेन पेपर मोड पे वो एलपीटी लेते हैं, बाकी ओरली कुछ नहीं चेक करते हैं? नहीं नहीं, ओरली मुझे लगता है ओरली। शायद, अब मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा सुना नहीं मैंने कहीं किसी ऑफिस में कि ओरल ऐसा पूछते हो कि कई बार बता देते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़वाते हैं, बुक्स पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है ये सब र्यूमर्स ही है जनरली। पेन पेपर भले ही वो उसमें थोड़ा टफ पूछ लें, लेकिन लिखवाते पेन पेपर पे ही है वो। लिखवाते पेन। और एलपीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है इनका? क्वालिफाइंग नेचर का है सर वो। हम्म। तो नयन, बहुत अच्छा लगा आपको, आप हमारे चैनल पे आए, मतलब आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग थी, और आपने बताया रैंक 1 था आपका अपने रीजन में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप आरबीआई के अंदर और ज़्यादा आपकी अच्छी ग्रोथ हो, आप अपने करियर पे बहुत बहुत आगे थैंक यू जाएं। सर। बहुत बहुत थैंक यू नयन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।